हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अब आप सबसे चाहिए हमारा क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर 3 का, यानी क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 का हमारा इन हिंदी में लेक्चर नंबर 3 है। जी हाँ, लेक्चर नंबर 3 है ये हमारा। लेक्चर नंबर 2 आपको अपलोड कर दिए गए हैं। अब सभी आपको पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर भी पूरा अपलोड कर दिया विथ नोट्स के साथ, और ये हमारा है। ठीक है, अब पूरा का पूरा देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, सबसे सरल भाषा में। आपको ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले हैं, पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा। चलिए, इसमें हमारा जो आता है, हमने जान लिया था कि क्या होते हैं मानव जनन, और उसमें क्या होते हैं नर जनन अंग के प्राथमिक जनन, द्वितीयक जनन अंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, नर जनन अंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्राथमिक जनन अंग वृषण के बारे में जान लिए थे। सिर्फ इस वीडियो में हम लोग को जानेंगे द्वितीयक जनन अंग, या फिर उसको सहायक जनन अंग कहा जाता है। तो किसी नर में जो सहायक जनन अंग या फिर द्वितीयक जनन अंग होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, दो होते हैं। पहला होता है नलिकाएं, दूसरी होती ग्रंथियां। पहला होती हैं नलिकाएं के रूप में, दूसरी होती है ग्रंथियों के रूप में, तीसरी होती हैं आप कह सकते हैं शुक्रजनन के रूप में। ये हमारे 3 प्रकार की इसमें पाई जाती है। तो इसमें हम लोग जानेंगे पहले सहायक जनन अंग में नलिकाएं के बारे में। तो नलिकाएं निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। पहली अधिवृषण होती हैं, दूसरी हमारी शुक्रवाहिनी होती है, तीसरी हमारी होती है रसखलन वाहिनी होती है, चौथा होता है पेनिस होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे अधिवृषण या फिर एपिडाइमस किसे कहते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो अगर बात करें ये लगभग कि 6 मीटर लंबा होता है। अगर हम अधिवृषण की बात करें तो कितने मीटर लंबा होता है मेरे प्यारे बच्चों? 6 मीटर जो होता है ये हमारा लंबा होता है, 6 मीटर लंबा होता है, तथा अतिकुंडली नलिका से बना होता है। एवं किससे बना होता है? तो ये हमारी अतिकुंडली नलिका से बना होता है। यह वृषण के अग्रपश्च तथा भीतरी भागों से चिपका रहता है। इसे 3 स्पष्ट भागों में बांटा गया है। इसे हम लोग कितने स्पष्ट भागों में बांटे हैं? 3 स्पष्ट भागों में बांटे हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा कैपट एपिडिडाइमिस या ग्लोबस मेजर, जो शीर्ष अथवा प्रारंभिक भाग बनाती है। तो दूसरा हमारा क्या है? कॉपर्स एपिडिडाइमिस, जो कि मध्य भाग अथवा काय भाग को क्या करती है? बनाती है। जो तीसरा है इसमें वो है कार्डा एपिडिडाइमिस से लचीले पेशी तंतु वृषण कोष में लगे रहते हैं, और इन तत्वों को गुबर नैकुलम कहते हैं। तो अधिवृषण या फिर एपिडिडाइमस को हम कितने भागों में बांटे हैं? तो इसको 3 भागों में बांटा गया। यहाँ पे मिस और मस दोनों यूज किया जाता है। अब हर लैंग्वेज अलग अलग लिखी रहती है। ठीक है, दूसरी जो हमारी आती है वो आती है शुक्रवाहिनी। सहायक जनन में दूसरी, पहली अधिवृषण, अब आती है शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी क्या होता है? प्रत्येक वृषण के कार्डा एपिडिडाइमिस से लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है तथा शुक्राशय से वाहिनी के साथ मिलकर रसखनन नलिकाओं का निर्माण करती है। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? शुक्रवाहिनी। ठीक है ना? तो शुक्रवाहिनी मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? प्रत्येक वृषण के कार्डा एपिडिडाइमिस से लगभग 40 सेंटीमीटर की शुक्रवाहिनी निकल के उदर गुहा में प्रवेश करती है तथा शुक्राशय की वाहिनी के साथ मिलकर रसखनन नलिकाओं का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शुक्रवाहिनी कहा जाता है। तीसरा आता है हमारा रसखलन वाहिनी। रसखलन वाहिनी क्या होती है? तो शुक्राशय से निकलकर 2 छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्र मार्ग में खुलती है, जिसे रसखनन वाहिनी कहते हैं। इसमें जो होता है शुक्राणु शुक्राशय स्राव एवं प्रोस्टेट तथा काउपर्स ग्रंथि के स्राव बाहर निकलते हैं। तो रसखनन वाहिनी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो शुक्राशय से निकलकर 2 छोटी छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनी प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्र मार्ग में खुलती है, जिसे रसखनन वाहिनी कहते हैं। इसमें शुक्राणु शुक्राशय स्राव, प्रोस्टेट तथा काउपर्स ग्रंथि के स्राव से बाहर निकलते हैं। इसको सबसे अच्छे भाषा में समझाएंगे, फिगर से बिल्कुल टेंशन आपको लेना नहीं है। चौथा आता है पेनिस। पेनिस क्या होता है? यह नर मैथुनांग होता है तथा इस पर जो त्वचा पतला आवरण से ढका रहता है। इसमें पेशी तथा तंतु में संयोजी ऊतक 3 आकुंचक पट्टिकाएं होती हैं और इससे बनी रहती हैं। अब हमारा आती है ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ क्या होती है? ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पे जी है। तो ग्रंथियाँ 4 प्रकार की होती है: शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि और पेरिनियम ग्रंथियाँ। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं पेरिनियल, यहाँ पे कर लीजिए सही रहेगा,
पेरिनियल ग्रंथियाँ होती हैं। तो सब तब हम लोग जानते हैं शुक्राशय ग्रंथियाँ, तो यह हमारे मूत्र मार्ग के पीछे स्थित होती है जिसे शुक्राशय ग्रंथियाँ कहते हैं। अगर हम इसकी भित्तियाँ जो बनी होती है वो ग्रंथिल होती है, जो चिपचिपा द्रव को स्रावित करती है, और यह द्रव ही स्पर्म यानी कि आप कहते हैं वीर्य कहलाता है, अथवा शुक्रीय द्रव्य भी कहते हैं, जो कि लगभग 60% भाग का बना होता है, जिसमें हमारे फ्रैक्टोज शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिस तथा सोनिनोजेनिल प्रोटीन होती हैं, याद के रखिए, और यही हमारी योनि से में संकुचन को प्रेरित करता है। दूसरी हमारी क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, ये मूत्राशय के आधार पर कई पिंडों से प्रोस्टेट ग्रंथि होती हैं, जो हल्का अम्लीय सफ़ेद रंग की तरल स्रावित करती रहती है, जिसे हम वीर्य कहते हैं, और यह लगभग कि 25 से 30% बनाती हैं। इसमें पाए जाने वाला रसायन वीर्य के स्कंदन को रोकती हैं, और इस भाग में तरल शुक्राणु जो होते गतिशील बने रहते हैं, और जिसके कारण अंडाणु के निषेचन की संभावना रहती है। कुछ व्यक्तियों में यह 40 से 45 आयु के पश्चात प्रोस्टेट ग्रंथि से फूलकर बड़ी हो जाने से मूल त्याग में बाधा उत्पन्न करती हैं। तीसरी आती है हमारी काउपर्स ग्रंथियाँ। काउपर्स ग्रंथियाँ क्या होती है, ये ग्रंथियाँ बाल्बोयूथ्रल ग्रंथियों भी कहलाती हैं, जो कि मूत्रमार्ग के पार्श्व में स्थित होती हैं, और ये ग्रंथियाँ पारदर्शी क्षारीय द्रव्य और क्षारीय द्रव्य का स्रावन करती रहती, जो हम लैंगिक संवेदनाओं के दौरान श्वसन के साथ बाहर निकलती हैं, और यह हमारी यूरिथ्रा में मूत्रमार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर देती है तथा एक स्नेह के तरह कार्य करती हैं। तीसरी हमारी आती है मेरे प्यारे दोस्तों पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि, तो पेरिनियल ग्रंथि क्या होती है, यह हमारी ग्रंथियाँ विशिष्ट गंध युक्त रसायन का श्रावण करती है तथा ये हमारी कहाँ पे स्थित हैं होती हैं, तो ये मलाशय के पास स्थित होती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब शुक्र जनन। अब हम लोग जानेंगे शुक्र जनन। शुक्र जनन क्या होता है, सबसे सरल भाषा में आपको समझाएंगे अच्छे से, और इसमें हम आपको पूरा लिखित आपको बताएंगे। थोड़ा सा आपको टाइमिंग देना पड़ेगा मेरे साथ, तभी आपको प्यारे दोस्तों समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो शुक्र जनन क्या होता है, विषणों की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं, या फिर नरों में जो होता है शुक्राणु का निर्माण ही शुक्र जनन कहलाता है, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, वृषणों में होता है, इसलिए यहाँ पे दिया है वृषणों की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। या फिर शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है। किशोरावस्था मतलब कि 15 से 16 वर्ष की आयु में शुक्राणुओं का निर्माण होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अगर बात करें इसका निर्माण मुख्य 4 हार्मोन्स के द्वारा होता है। किसी भी हमारे पुरुष में शुक्राणुओं का निर्माण या हमारे 4 हार्मोन्स के द्वारा होता है। पहला होता है गोनेडोट्राइपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, दूसरा होता है पिंडकर हार्मोन्स, और जो तीसरा होता है पुटकोबिक हार्मोन्स तथा एंड्रोजन्स के द्वारा हमारा किसका निर्माण होता है, हार्मोन्स का निर्माण होता है। अगर बात करेंगे शुक्रजनन प्रक्रियाओं के भाग, तो इसको शुक्रजनन प्रक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया। पहला हमारा बांटा गया है जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड का निर्माण। तो इसमें हम लोग यही जानेंगे कि ज्योति जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे होता है। तो अगर बात करें वृषण की वह कोशिकाएं जो स्पर्मेटिड का निर्माण करते हैं उसे प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहा जाता है। तो लिख सकते हैं वृषण की वह कोशिकाएं जो स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं उसे प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। उसे प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं, ध्यान देना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक जनन कोशिका। प्राथमिक जनन कोशिका किसे कहते हैं, वृषण की वह कोशिकाएं जो स्पर्मेटिड अंग का निर्माण करती हैं या फिर इसका निर्माण करती हैं उसे प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहते हैं। अगर हम प्राथमिक जनन की कोशिकाएं प्रावस्थाओं के भागों में हम कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में बांटते हैं। पहली जो आती है वो
गुणन प्रावस्था होती है। कौन सी होती है? गुणन प्रावस्था। तो हम लोग जानेंगे ये गुणन प्रावस्था क्या होता है। तो शुक्र जनन जो नलिकाएं होती हैं ये जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं में समसूत्री के विभाजन के द्वारा प्रथम जनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो होता है वहाँ पे शुक्राणु जन कोशिकाएं अथवा आप कह सकते हैं वहाँ पे स्पर्मेडोगोनिया का निर्माण करती हैं और ये कोशिकाएं क्या होती है? द्विगुणित होती हैं। तो आप लिख सकते हैं हमारा कि शुक्र जनन नलिकाओं की जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राथमिक जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्राथमिक जनन कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरी जो आती है वो वृद्धि अवस्था के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वृद्धि अवस्था के द्वारा। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग जानते हैं ये वृद्धि अवस्था क्या होती है। तो शुक्राणु जनन कोशिकाएं जो होती हैं कोशिकाओं में पोषक पदार्थों का संचय हो जाने के कारण इन कोशिकाओं में आकार में वृद्धि होती है और ये कोशिकाएं अपने पार स्थित जो सर्टोली कोशिकाओं से पोषक तत्व प्रदान करके और वृद्धि करके हमारी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती हैं और ये कोशिकाएं भी क्या होती है? द्विगुणित। अगर इनकी बात करें तो ये भी द्विगुणित होती है। तो इसमें लिख दीजिएगा आप शुक्राणु जनन कोशिकाओं में क्या होता है? हमारा पोषक पदार्थों का संचयन हो जाने के कारण पोषक पदार्थों का संचय हो जाने के कारण कोशिकाओं के आधार में वृद्धि हो जाती है। कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो जाती है। तो क्या हो जाती है? इसमें वृद्धि हो जाती है और ये कर सकते ये कोशिकाएं अपने सर्टोली कोशिका से पोषक तत्व प्रदान करती हैं। ठीक है ना। और ये कोशिकाएं अपनी सर्टोली कोशिका से पोषक तत्व क्या करती हैं? वहाँ से पोषक तत्व को ग्रहण करती हैं। तो आप लोग इतना पॉइंट में ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो बायोलॉजी का लैंग्वेज है थोड़ा सा हट कर है तो इसको समझने की आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा। तीसरी जो आती है वो आती है हमारी किसके द्वारा? तो आती है हमारी मेरे प्यारे दोस्तों परिपक्वन प्रावस्था। अब हम लोग जानेंगे परिपक्वन प्रावस्था क्या होता है। तो इस प्रावस्था में प्रत्येक प्राथमिक हमारा स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित स्पर्मेडिट का निर्माण होता है जिसे हम प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 गुणित समतज कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं इस प्रावस्था में जो होता है प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है
होता है जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। इतना मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, और ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और जो दूसरा हमारा आता है पार्ट, वो आता है स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में कायांतरण। दूसरा हमारा क्या आता है, पहला में पूरा 3 में हो गया, अब हमारा आता है स्पर्मेटिड का शुक्राणु में रूपांतरण। अब हम इसको बारे में, यानी कुल मिला के हम इसमें शुक्राणु के बारे में ही जानेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम शुक्राणु के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यह प्रक्रिया शुक्राणु जनन, यह प्रक्रिया शुक्राणु जनन या शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है, जिसमें अचल एवं गोल स्पर्मेटिड एक अति सक्रिय गतिशील सूक्ष्म शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा ही बातों को डिस्कशन किया है। स्पर्मेटिड का शुक्राणु में काय रूपांतरण में देखेंगे तो यह प्रक्रिया शुक्राणु जनन या फिर शुक्रायांतरण या फिर स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है, जिसमें अचल एवं गोल स्पर्मेटिड एक अति सक्रिय गतिशील सूक्ष्म शुक्राणु परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रक्रिया में कुल मिला के हम लोग जानेंगे शुक्राणु के बारे में। और शुक्राणु अगर देखें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो शुक्राणु होता है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं शुक्राणु में आज ही नेक्स्ट एक वीडियो लेके आऊँगा। बहुत ही प्यारा सा वीडियो आपको रहेगा, बहुत ही प्यारा सा रहेगा, और इसमें सब उन बातों को कवर कराएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।